गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर भी आपका एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए है, एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए है और ख़ास हम 12th के लिए टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। और आज भी हम एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। आपको याद होगा पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था मृदा पीएच का प्रभाव, यानी कि मृदा पीएच किस प्रकार से भिन्न भिन्न चीज़ों को प्रभावित करती है। मैं हल्का सा उसका एक रिवीजन आपको यहाँ पर दे देता हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी नए लेक्चर में जुड़ने से पहले अगर हम पिछले लेक्चर को थोड़ा सा उसके साथ रिलेट कर दें तो हमें उसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो देखिए, मैं उसके साथ आपको थोड़ा जोड़ने की कोशिश करता हूँ। हमने मृदा पीएच का महत्व पढ़ा, वो पढ़ा था हमने पोषक तत्वों की प्राप्तता पर प्रभाव, यानी कि जो हमारा पहला पॉइंट था वो था हमारा पोषक तत्वों की प्राप्तता पर प्रभाव। ये हमने सबसे पहले पढ़ा था और यहाँ बताया था कि अम्लीय मृदाओं के अंदर, क्षारीय मृदाओं के अंदर किस प्रकार से भिन्न भिन्न पोषक तत्वों की मात्रा पाई जाती है, यानी कि पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं, पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके भिन्न भिन्न तरीके वहाँ हमने पढ़े थे, वहाँ हमने समझे थे, सीखे थे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पोषक तत्वों की जो प्राप्तता है वो भिन्न भिन्न तरीके की वहाँ पर होती है। तो यहाँ पोषक तत्वों की प्राप्तता पर प्रभाव हमने समझ लिया था। दूसरा हमने पढ़ा था कि सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव भी हमने पढ़ा था कि भिन्न भिन्न प्रकार की जो पीएच होती है, जैसे कि अम्लीय मृदा होती है, क्षारीय मृदा होती है, हल्की क्षारीय, हल्की अम्लीय मृदा होती है। तो हमने पढ़ा था कि सामान्य रूप से जो उदासीन और हल्की क्षारीय मृदाएं हैं उनका सूक्ष्म जीवों की सक्रियता होती है वो अधिक होती है, यानी वो अधिक सक्रिय रहते हैं, अधिक क्रियाशील रहते हैं, तो मृदा के उपजाऊपन के लिए बड़े उपयोगी हो जाते हैं। साथ में हमने पढ़ा कि 5.5 से कम होने पर जो सूक्ष्म जीवों की सक्रियता है वो कम हो जाती है। हम कह सकते हैं कि अधिक अम्लीय मृदा में या अधिक क्षारीय मृदा में सूक्ष्म जीवों की जो सक्रियता होती है वो कम होती है। इसलिए एक विशेष पीएच रेंज की हमने वहां बात की थी कि मृदा जो है वो लगभग 6 से 7 के मध्य होनी चाहिए, जिससे कि वहां पर वो नुकसान ना हो। फिर हमने कुछ पौधों के कुछ सूक्ष्म जीवों के लिए हमने पीएच की सीमा पढ़ी, जो मैंने आपसे कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वहां से आपके लिए कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये मैंने आपको बताया था उसके बारे में कि वहां पर एक एक नंबर के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। जैसे कवक के लिए पूछा जा सकता है, एक्टिनोमाइसीट्स के लिए पूछा जा सकता है, शैवाल के लिए पूछा जा सकता है, प्रोटोजोआ के लिए पूछा जा सकता है, किसी के लिए पूछा जा सकता है वहां से। उसके बाद हमने बात की थी हमारे तीसरे पॉइंट के, इसका नाम था हमारा पौधों पर प्रभाव। तो पौधों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, तो हमने वहां कहा था कि अगर मृदा अम्लीय है तो पौधों की जो जड़ें हैं वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती हैं, दुर्बल हो जाती है, कम संख्या में रह जाती हैं। और आप जानते हैं कि मृदा की अम्लीय होने पर अगर पौधों की जड़ कमजोर हो जाएंगी तो पौधों का विकास तीव्रता से नहीं होगा या पौधे विकसित नहीं होंगे, पौधे कमजोर रह जाएंगे, दुर्बल रह जाएंगे। इसके बाद हमने बात की थी कि ऐसा नहीं है कि केवल अम्लीय मृदाओं में ही ऐसा हो, अधिक क्षारीय मृदाओं के अंदर भी पौधे की जो जड़ें हैं वो वृद्धि नहीं कर पाती हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है। तो इसलिए हमने कहा था कि 6.5 से 7.5 के मध्य की जो पीएच रेंज है, उस पीएच रेंज के होने पर जो पौधे हैं वो अच्छी तीव्रता से वृद्धि करते हैं। ये मैंने आपको वहां पर बता दिया था। लेकिन अगर बात करें इसमें अगले पॉइंट की, अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, तो हमने देखिए वहां पर आपसे कहा था कि कुछ जो पौधों की रेंज वहां पर दी गई, कुछ पौधे आपको दिए, कुछ फसलें दी गई थी, उन फसलों में कितनी पीएच आपको वहां पर चाहिए ये भी वहां पर बता दिया गया था। और 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे कि वर्ष 2019 और 20 2 साल लगातार वहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2019 में बरसीन के लिए पूछा गया था, 2020 में गेहूं की फसल के लिए पूछा गया था पीएच मान कितना होना
चाहिए, ये हमसे पूछा जा चुका था। अगर आगे की बात करें तो हमने कहा कि जो चौथा हमने पॉइंट पढ़ा था वो था हमारा पादप रोगों पर प्रभाव। देखिए पादप रोगों पर प्रभाव कैसे पड़ा हमने, तो हमने कहा पादप रोग जो होते हैं भिन्न भिन्न पीएच मान पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह से होते हैं। जैसे हमने वहां बात की थी फिंगर व टो रोग की, जो कि क्रूसीफेरी कुल का पौधा है, और क्रूसीफेरी कुल के पौधों में अधिक पाया जाता है, और क्रूसीफेरी कुल के पौधों में अम्लीय मृदा में उगाए जाने पर ये अधिक इस प्रकार का रोग वहां पर दिखाई देता है। अगर हम उन पौधों को अम्लीय मृदा में ना उगाकर हल्की क्षारीय मृदा में उगा दें तो ये रोग वहां पर कम मात्रा में पाया जाता है। इसका मतलब हम कहते हैं पीएच मान कम होने पर वह फिंगर व टो रोग क्रूसीफेरी कुल के पौधों में अधिक देखने को मिलता है। साथ में हमने पोटैटो स्कैब की बात की, जेई के ग्रे फ्लैग की बात की, गेहूं के टेकोल रोग की बात की। इन सब रोगों को हमने अलग अलग तरीके से पढ़ा, अलग तरीके से समझा कि किस प्रकार कोई भी जो रोग होता है वो किस प्रकार से प्रभावित करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी रोग है वो भिन्न भिन्न पीएच मान पर अपना प्रभाव रखता है। अगर मान लीजिए कोई रोग अगर अम्लीय मृदा में हो रहा है, पीएच मान कम होने पर हो रहा है, तो अगर पीएच मान को बढ़ा दिया जाए मृदा का तो उस अवस्था में उस रोग से बचा जा सकता है। ये हमने वहां पर पढ़ लिया। अगला हमने जो पांचवा पॉइंट पढ़ा था वो था मृदा की भौतिक दशा पर प्रभाव। तो मृदा की भौतिक दशा पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए मृदा की जो भौतिक दशा है उस पर सामान्य रूप से कौन सा प्रभाव दिखाई देता है, किस प्रकार से दिखाई देता है? तो हम कह सकते हैं कि जो मृदा की भौतिक दशा है वो अम्लीय और क्षारीय होने पर भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाती है। तो कैसे हो जाती है हम कह सकते हैं उसके लिए, तो हम कह सकते हैं कि पौधों की जो उचित वृद्धि है उसके लिए जो मृदा होती है वो दानेदार होनी चाहिए, बाधित होनी चाहिए, कार्बनिक पदार्थों युक्त होनी चाहिए, और सामान्य रूप से जो ऐसा होता है वो हल्की क्षारीय या हल्की अम्लीय मृदा में ऐसा देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अम्लीय मृदा ही उपलब्ध हो तो आप कह सकते हैं कि अम्लीय मृदाएं जो होती हैं उनके कण बहुत बारीक होते हैं, इसका मतलब रंध्र बहुत छोटे होते हैं, और रंध्र छोटे होने के कारण वहां पर जो बातन की क्रिया है वो मंद गति से होती है या नहीं होती है, तो जितने भी सूक्ष्म जीव हैं उनके लिए वो मुश्किल पैदा हो जाती है। फिर मैं कहा क्षारीय मृदाएं जो होती हैं उन क्षारीय मृदाओं के जो कण होते हैं वो बारीक होते हैं, इसका मतलब वो निचली सतह काफी कठोर हो जाती हैं, जबकि ऊपरी सतह पर जो संरचना है वो थोड़ी सी बिखरी हुई रहती है, इसका मतलब अपरदन आसानी से हो जाता है। तो ये हमने थोड़ी छोटी सी बातें वहां पर पढ़ी थी। अंतिम टॉपिक पढ़ लिया था आपने घास पर प्रभाव, ठीक है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो का लगभग पूरा सा आपको मैंने एक रिवीजन वहां पर दे दिया है। अब बात करते हैं इस वीडियो में टॉपिक जो हम शुरू करेंगे उस टॉपिक की। तो क्या है उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, यहाँ पर समझाऊं। तो देखिए एक बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा जिसे हम कहते हैं उभय प्रतिरोधी विलयन। उभय प्रतिरोधी विलयन या बफर विलयन। उभय प्रतिरोधी विलयन या ऐसे हम कहते हैं बफर विलयन। अब ये शब्द ऐसे हैं जो थोड़ा सा आपके दिमाग में हलचल सी पैदा कर देते हैं कि बफर विलयन से मतलब क्या है। देखिए बफर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में एक बात दौड़ती है, अरे बफर यानी कि खाने का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग जानते हैं कि बफर शब्द जो होता है वो हम इस्तेमाल जरूर करते हैं लेकिन वो गलत इस्तेमाल करते हैं। जनरली हम बात करें बफर शब्द का यहाँ कैसे उपयोग है, तो यहाँ देखिए एक शब्द आ रहा है उसमें उभय प्रतिरोधन। उभय प्रतिरोधन, मैं शब्द को एक बार स्पष्ट करता हूँ, आपके सामने स्पष्ट करता हूँ शब्द क्या होता है। उभय, उभय यानी कि दोनों। उभय का मतलब देखिए उभय लिंगी होता है, आप पढ़ते हैं, उभयचर होते हैं, तो इस प्रकार से हम कहते हैं उभय का अर्थ यहाँ पर है किससे, दोनों से। अब दोनों से यहाँ पर हमारा मतलब क्या होगा, अम्ल व क्षार। ये दोनों से हमारा जो मतलब वो है अम्ल और क्षार से है। प्रतिरोधन का मतलब है प्रतिरोध, रोकना।
यानी आप कह सकते हैं कि उभय का मतलब है दोनों, जिसमें अम्ल और क्षार की बात कर रहे हैं, साथ में प्रतिरोध है, रोकना है। तो क्या मतलब है इसका? तो हम कहते हैं कि वे पदार्थ, अगर मैं इसके आपको वहां थोड़े से परिभाषा की ओर ले जाऊं आपको, तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो अपनी पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं। मैं बता रहा हूं, देखो रिपीट करता हूं आपके लिए, मैं लिखता रहता हूं साथ में। वे पदार्थ जो विलयन की पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो अपने विलयन की, जिस विलयन में वो उपस्थित है उस विलयन की पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं, उभय प्रतिरोधी पदार्थ कहलाते हैं। उभय प्रतिरोधी पदार्थ कहलाते हैं। ये आप लोगों ने बेटा 11th क्लास में पढ़ा होगा, और जितना मुझे याद है मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ये टॉपिक, उभय प्रतिरोधन क्या होता है, किस प्रकार से होता। तो हम कहते हैं वे पदार्थ जो विलयन की पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं उभय प्रतिरोधी पदार्थ कहलाते हैं, तथा विलयन को उभय प्रतिरोधी विलयन कहते हैं। उभय प्रतिरोधी विलयन या बफर विलयन भी आप इसका नाम दे सकते हैं, उभय प्रतिरोधी विलयन या बफर विलयन कहते हैं। अब बात आती है कि उभय प्रतिरोधी विलयन या बफर विलयन क्या हो गया, कैसे हो गया। देखें तो हम बोल सकते हैं, अभी कह रहे थे इसके बारे में कि वे पदार्थ जो विलयन की पीएच परिवर्तन का विरोध करें, यानी कि आप बोल सकते हैं कि पीएच के परिवर्तन को रोकते हैं, यानी किसी सामान्य कारण से आप पीएच परिवर्तन को रोक दें, प्रतिरोधन है। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देकर आपको समझाता हूं इसके बारे में। आप शुद्ध जल ले लें, शुद्ध जल से हमारा उद्देश्य है डिस्टिल्ड वाटर से, आसुत जल से। तो अगर उसकी पीएच चेक करेंगे तो आपको उसकी पीएच मिलेगी 7। उसकी पीएच क्या मिलेगी आपको? 7 मिलेगी। और ऐसी अवस्था में पीएच के 7 होने पर, पीएच के 7 होने पर अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं यहां देखने को आपको मिलती हैं। पीएच के 7 होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा देखिए, मैं बताता हूं आपको। पीएच अगर आपको वहां पर 7 मिल रहा है, देखिए तो उस जल के अंदर अगर हम कुछ बूंदें H2SO4, कुछ बूंदें किसकी मिला दें हम? H2SO4 की मिला दें। आप जानते हैं प्रबल अम्ल होता है H2SO4। अगर उसकी कुछ बूंदें मिला दें और फिर उसका पीएच चेक करें तो पीएच मिलेगा आपको अम्लीय। पीएच क्या मिलेगा? अम्लीय। अगर उसी प्रकार से हम किसी एक और बीकर में जल लें और उसमें कुछ बूंदें NaOH KOH की डाल दें, प्रबल क्षार की मिला दें, तो हमें वहां देखते हैं कि उसका पीएच मान 7 से अधिक मिलता है, यानी कि वहां पर बहुत क्षारीय हो जाता है। अंतर आया। लेकिन जब इस प्रकार के विलयनों के अंदर कुछ बूंदें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की मिलाई जाती हैं, या हम मृदा की बात कर रहे हैं तो कुछ मात्रा प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की मिला दी जाती है, तो भी इनका पीएच परिवर्तित नहीं होता है, इनका पीएच मान नहीं बदलता है, और उसे ही कहते हैं हम उभय प्रतिरोधन। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार की क्रिया उभय प्रतिरोधन
या बफर क्रिया। इस प्रकार की क्रिया उभय प्रतिरोधन या बफर क्रिया कहलाती। इस प्रकार क्रिया को क्या नाम देंगे आप? उभय प्रतिरोधन नाम देंगे या बफर क्रिया नाम दे देते हैं। तो ये तो बात हुई हमारी यहाँ पर कि बफर क्रिया होती क्या है, उभय प्रतिरोधन क्या है, तो हमने इसकी बात की। साथ हमने कहा जिस विलयन में ये उपस्थित हैं और उस विलयन के पीएच को परिवर्तित होने से रोक रहे हैं, उसी विलयन का नाम क्या है? उभय प्रतिरोधी विलयन होता है। अब बात करते हैं इसके गुणों की। इसके गुणों की बात करें हम तो बड़े इंपॉर्टेंट है। गुण पूछे जा सकते हैं आपको बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन में या 1 नंबर के क्वेश्चन में कि बफर विलयन के क्या गुण होते हैं। लिखिए तो मुख्य रूप से 2 गुण हैं। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक जो हमारा बफर विलयन है, प्रत्येक बफर विलयन की जो पीएच होती है वो निश्चित होती है। जो प्रत्येक बफर विलयन है उसकी पीएच कैसी होती है? निश्चित होती है। तथा उस अवस्था में उस विलयन के अंदर अगर हम कुछ मात्रा में अगर उसमें हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिला दें तो उस अवस्था में उसका पीएच परिवर्तित नहीं होता है। तो हम कह रहे हैं प्रत्येक बफर विलयन की पीएच कैसी होती है? निश्चित होती है। और उसमें प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की कुछ मात्रा मिलाने पर, आप क्या बोल सकते हैं उनसे? प्रत्येक बफर विलयन की पीएच निश्चित होती है, उसमें प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की कुछ मात्रा मिलाने पर, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की कुछ मात्रा मिलाने पर भी पीएच परिवर्तित नहीं होता है। पीएच परिवर्तित नहीं होता है। यानी कि ये इसका प्रमुख गुण है कि अगर विलयन में आप कुछ मात्रा में प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार मिला भी दें तो भी इसकी पीएच में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है इसका, और इसी के लिए हम कहते हैं कि आसानी से पीएच परिवर्तित नहीं होती है मृदा की, और मृदा के पीएच परिवर्तित नहीं होने के कारण फसलों पर दुष्प्रभाव दिखाई नहीं देता है। तो हमने ये बात की पहले कि प्रत्येक जो बफर विलयन है उसमें प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की कुछ मात्रा मिला दी जाए तो भी उसकी पीएच परिवर्तित नहीं होती। दूसरा गुण आता है, और अब दूसरे गुण की बात करें इसकी तो हम कह सकते हैं बफर विलयन की पीएच पर तनुता का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि जो हमारी बफर विलयन की पीएच पर है उस पर तनुता का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तनुता का वहां पर कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलता। इसका मतलब सीधा सा क्या है, हम क्या बोल सकते हैं उसके लिए कि बफर विलयन है। देखिए सामान्य रूप से हम कहें कि तनुता क्या होती है, तो एक शब्द है तनुता, उसमें समझाता हूं आपके लिए तनुता होती क्या है। तो तनुता का मतलब है कि हम किसी सांद्र विलयन है जिसमें किसी विलेय पदार्थ की सांद्रता अधिक है, अगर उस सांद्रता के मान को कम कर दें, उसमें विलायक पदार्थ अधिक मिला दिया जाए तो विलेय की सांद्रता कम हो जाएगी। उस अवस्था का नाम होता है तनु। तो तनुता कर दी जाए अगर विलयन में, देखिए क्योंकि पीएच मान है वो हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण पर निर्भर करता है कि किसी 1 लीटर विलयन के अंदर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता कितनी होती है, ग्राम आयन प्रति लीटर के अंतर्गत, उस पर उसकी निर्भरता होती है। तो यहाँ करें कि अगर मान लीजिए तनु कर दिया जाए उस विलयन को तो क्या पीएच परिवर्तित हो जाएगा? नहीं, यहाँ पर
बफर विलयन का पीएच तनुता से अप्रभावित रहता है, यानी कि तनुता बढ़ाने पर भी बफर विलयन के पीएच में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये एक विशेष बात है यहाँ पर कि बफर विलयन का जो पीएच है वो तनुता बढ़ाने पर भी नहीं परिवर्तित होता है। ये एक विशेष बात यहाँ ध्यान रखनी है। तो ये दो विशेष गुण हैं जो किसके हैं, हमारे बफर विलयन या उभय प्रतिरोधी विलयन के हैं। ये तो ही सामान्य सी बात हमारे बफर विलयन की। अब बात करते हैं हम जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं, मृदा की बात करते हैं। तो मृदा में इसका क्या हिस्सा होता है, क्या हिसाब दिखा देता है, तो हम कहते हैं मृदाओं में उभय प्रतिरोधन। मृदाओं में प्रतिरोधन का हमारा मतलब क्या है, तो हम कहते हैं जो मृदाएं हैं वो उभय प्रतिरोधन प्रदर्शित करती हैं, यानी कि जो मृदाएं होती हैं उनमें बफर विलयन का जो गुण है वो पाया जाता है, वो उभय प्रतिरोधन की क्रिया को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब जो मृदा का जो पीएच है वो आसानी से परिवर्तित नहीं होता। तो हम कह सकते हैं इसमें कि जो मृदा है, मृदा का पीएच प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की कुछ मात्रा मिलाने पर ही परिवर्तित नहीं होता है। यानी कि मृदा का पीएच है जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की कुछ मात्रा मिला देने पर भी वो प्रभावित नहीं होता है, उस पर उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब अगर आपको मृदा की पीएच परिवर्तित करनी है तो अधिक मात्रा में प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिलाना होता है। ठीक है, सामान्य रूप से जो क्रिया है इसका मुख्य कारण होता है दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार की उपस्थिति, यानी कि मृदा में दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। यानी मृदा के अंदर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार उपस्थित होते हैं और यही दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार जो होते हैं ये मृदा के पीएच परिवर्तन को रोक देते हैं, कम करते हैं, मृदा की पीएच को परिवर्तित नहीं होने देते हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। देखिए बेटा, एक एक नंबर के छोटे छोटे से टॉपिक हैं ना, आप जरूर याद रखेंगे क्योंकि आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, वो है हमारा उभय प्रतिरोधन क्षमता, बफर कैपेसिटी जिसे नाम से बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मृदा जो होती है उसमें अम्ल या क्षार मिलाने पर भी वह अपने पीएच परिवर्तन का विरोध करती है, अपने पीएच को परिवर्तित नहीं होने देती है। अतः ये कैसी प्रकृति की होती है, उभयधर्मी। देखिए उभयधर्मी क्यों है, क्योंकि यहाँ अम्ल मिलाने पर भी परिवर्तित नहीं हो रहा है और क्षार मिलाने पर भी परिवर्तित नहीं हो रहा है, यानी कि दोनों प्रकार की चीजों को मिला देने पर भी पीएच मान नहीं बदल रहा है, पीएच मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ऐसी अवस्था में हम कह सकते हैं कि इनकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है, इनकी प्रकृति होती है उभयधर्मी। ये उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। और उभयधर्मी प्रकृति होने का मुख्य कारण क्या है, इनमें कोलाइडी पदार्थों की मात्रा। तो हम कह सकते हैं मृदा की उभयधर्मी प्रकृति कोलाइडी पदार्थों की मात्रा पर निर्भर करती है। हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारे उपरोधन क्षमता है मृदा की वो किस बात पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है कोलाइडी पदार्थों की
प्रकृति पर, पदों की मात्रा पर अगर जितने अधिक कोलैरिटी पदार्थ उपस्थित होंगे तो उस अवस्था में कह सकते हैं उसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता उतनी ही अधिक पाई जाएगी। तो आपसे पूछ ले जाए क्वेश्चन, उभय प्रतिरोधन क्षमता को समझाइए, मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि मृदा की उभय जो होती है उसमें अम्ल व क्षार मिलाने पर अपनी पीएच परिवर्तन का विरोध करती है और पीएच को परिवर्तित नहीं होने देती है। इसका यह गुण जो होता है वह धर्मिता के कारण होता है और यह किस कारण उपस्थित होता है? कोलैरिटी पदार्थों की मात्रा के कारण। ठीक है, तो ये हुई हमारी यहाँ की बात। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, अगला पॉइंट अगर मैं आपसे कहूँ, और ये लास्ट है हमारे टॉपिक का, वो है हमारा उभय प्रतिरोधन का महत्व। उभय प्रतिरोधन का महत्व है हमारा, इसका पहला आता है हमारा मृदा पीएच का स्थायीकरण। अब देखिए मृदा पीएच का स्थायीकरण क्या है, मैं आपको बताता हूं। तो हम कहें कि मृदा जो पीएच है अगर ये अचानक से परिवर्तित हो जाए तो ये पौधों पर विपरीत प्रभाव डालती है। कैसे डालती है? अगर मान लीजिए आपने कोई फसल मृदा में उगा रखी है और वो फसल अम्लीय है, यानी कि अम्लीय मृदा में उगने वाली है, और अगर मान लीजिए किसी भी प्राकृतिक कारण से उस मृदा का पीएच मान बदल जाए, वो अम्लीय से हल्की क्षारीय या क्षारीय हो जाए, तो वहां उगने वाली जो फसल है वो उतनी अच्छी ढंग से नहीं उगेगी, यानी कि वहां जो उसका उत्पादन होगा वो घट जाएगा या हो सकता है कि फसल ही नष्ट हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि जो मृदा का पीएच है, वो मृदा का पीएच जो होता है पौधों की पोषण पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है, साथ में पौधों की पोषक तत्वों पर भी जो मात्रा है उस पर बहुत अधिक प्रभाव डालता है। इसका मतलब है कि मृदा का पीएच जो होता है वो आसानी से परिवर्तित नहीं होता, इसलिए पौधों का जो पोषण है वो बना हुआ रहता है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा उभय प्रतिरोधन है वो पौधों के लिए या मृदा के लिए बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि उस अवस्था में उसके कारण ही वहाँ पर जो पौधों का जो पोषण है वो बना रहता है और मृदा जो पीएच है वो परिवर्तित नहीं होती है। मृदा पीएच आसानी से परिवर्तित नहीं होगी तो पौधों का जो पोषण है वो भी उचित रूप से वहाँ पर बना रहेगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई होगी। अगली बात करें, अगला है हमारा मृदा सुधारकों की मात्रा। अब देखिए एक शब्द लिखा मैंने, मृदा सुधारकों की मात्रा। अब बात आती है मृदा सुधारक होते क्या हैं, क्या होते हैं मृदा सुधारक। तो पहला ही बात तो इसी को हम समझते हैं। देखिए आप जानते हैं सुधार करने का मतलब है, सुधारक जो सुधार करते हैं, संरचना ठीक करते हैं, उसे सुधारक कहलाते हैं। अब आती है मृदा सुधारक, तो मृदा की संरचना को क्या हुआ, इसको सुधार करने की बात यहाँ पर आती है। तो देखिए बेहद आसान सी बात है कि हम बात कर रहे हैं मृदा की, तो अगर मृदा अधिक अम्लीय है, मृदा कैसी है, अधिक अम्लीय है, या मृदा अधिक क्षारीय है। मृदा अधिक अम्लीय है तो भी नुकसानदायक है, मृदा अधिक क्षारीय है तो भी नुकसानदायक है, यानी कि उस अवस्था में फसल का उत्पादन उचित रूप से नहीं हो पाता है। तो ऐसी अवस्थाओं में मृदा की संरचना को सुधार करने के लिए, यानी कि मृदा के पीएच मान में परिवर्तन के लिए, या हम बोल सकते हैं कि मृदा कठोर है, कार्बनिक पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित है, पोषक तत्वों की कमी है। तो ऐसे अलग अलग कारण हो सकते हैं जिससे कि मृदा की जो संरचना है वो अलग हो जाए, डिफरेंट हो जाए, या आप कह दीजिए कि पौधों की वृद्धि के लिए लाभदायक ना हो। तो ऐसी अवस्था में पौधों की संरचना को सुधारने के लिए, मृदा की संरचना को सुधारने के लिए, अच्छी करने के लिए जिन चीजों का उपयोग किया जाता है, जिन पदार्थों को मिलाया जाता है, उन्हें कहते हैं मृदा सुधारक। जैसे कि चूना,
मृदा अम्लीय है तो आप चूना मिलाकर मृदा की जो अम्लीयपन है उसे कम कर सकते हैं, यानी कि वहां फसल उगाने के लिए उसे उपयोगी बना सकते। तो ये उपयोग किया जाता है। भिन्न भिन्न प्रकार के उपयोग हैं मृदा की जो पोषण है उसको बढ़ाने के लिए या मृदा की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि मृदा की संरचना में जो चीजें सुधार लाती हैं उन्हें कहते हैं मृदा सुधारक। उन्हें हम क्या नाम देते हैं? मृदा सुधारक नाम देते हैं। तो देखिए, अगर मैं आपको यहां समझाऊं, देखिए मृदा की जो उभय प्रतिरोधन है उसका मान अधिक होने पर, यानी मृदा का जो उभय प्रतिरोधन क्षमता है उसका मान अधिक होने पर, उभय प्रतिरोधन के बढ़ जाने के कारण वहां पर अगर आप उसकी पीएच में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको अधिक मात्रा में मृदा सुधारकों की आवश्यकता होती है। अभी हमने कहा था कि मृदा पीएच का क्या कर देता है? स्थायीकरण कर देता है, यानी कि आसानी से परिवर्तित नहीं होने देता। अगर आपको मृदा की संरचना में सुधार करना भी है तो आपको अधिक मात्रा में सुधारकों का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कम मात्रा में अगर आप सुधारकों का उपयोग करते हैं तो वहां पर उसमें परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि मृदा का कौन सा गुण मिलता है? मृदा का गुण मिलता है उभय प्रतिरोधन। देखिए यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन जनरेट होता है आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए कि मृदा का वह गुण जो उसके पीएच को परिवर्तित नहीं होने देता है कौन सा होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने रख दिए जाएं। मृदा की धनायन विनिमय क्षमता, मृदा की क्षार संतृप्ति, उभय प्रतिरोधन क्षमता, यानी उनमें से कोई 4 ऑप्शन आपके सामने दे दी जाए। देखिए हमारा उत्तर क्या लिखेगा? मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता। तो उभय प्रतिरोधन क्षमता जो होती है वो पीएच को परिवर्तित नहीं होने देती है। इसका मतलब आप मृदा की संरचना में सुधार करना भी चाहते हैं तो भी आपको अधिक मात्रा में क्या डालना पड़ेगा? वहां पर अधिक मात्रा में आपको मृदा सुधारक उपयोग में लेना पड़ेगा, क्योंकि अधिक मात्रा में अगर उपयोग में लेंगे तभी उसकी पीएच परिवर्तित कर पाते हैं। अतः जब भी हम मृदा सुधारक की मात्रा का निर्धारण कर रहे हों कि हमें कितनी मृदा सुधारक की मात्रा यहाँ पर चाहिए, तो उस अवस्था में हमें क्या सोचना होता है? उस अवस्था में हमें देखना होता है कि मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या है, पोषण का स्तर क्या है, उसकी पीएच कितनी है। उन सभी बातों का हमें ज्ञान होना आवश्यक होता है। इन सब बातों को निर्धारित करने के बाद ही आप उनमें लिख पाते हैं, या कह सकते हैं कि उसके अंदर हम मात्रा मिला पाते हैं कि कितनी मात्रा की वहां पर आवश्यकता होती है। तो बेटा देखिए यहां पर आकर आपका ये चैप्टर आज हो जाता है पूरा। मैंने आपसे पिछले लेक्चर में कहा था कि कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर के अंदर हम आपके इस टॉपिक को कंप्लीट कर दें, वो हमने किया। देखिए मैंने आपसे कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर के अंदर आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाए, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो देखिए मैं आपको अगर बताऊं तो हमने यहाँ पर 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। चैप्टर नंबर 4 हो गया है, चैप्टर नंबर 5 हो गया है, चैप्टर नंबर 6 हो चुका है। सॉरी, चैप्टर नंबर 3, 4, 5 पढ़ लिए हैं। चैप्टर नंबर 3, 4, 5 यहाँ पर पढ़ लिए हैं आपने, और 3 नंबर का ही ये था, 3 नंबर का ही ये था, और 3 नंबर का ही ये था। यानी कि अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो आते हैं 9 नंबर। हम हमारे सिलेबस का 9 नंबर का हिस्सा तैयार कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये 9 नंबर बेहद इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आपको पास होने के लिए 9 नंबर चाहिए, वो यहाँ से मिल जाता है, लेकिन पास ये होना ही एक उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य क्या है? अधिकाधिक नंबर की प्राप्ति, कि हम कितने अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं, वही हमारा क्या होता है? उद्देश्य होता है। उसके लिए सहायता करते हैं कि छोटे छोटे 3 चैप्टर हैं जहां से आपको 9 नंबर की प्राप्ति हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बताता हूँ जो इस चैप्टर के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और जिन्हें आप अपने होमवर्क में भी नोट करेंगे। मैं पूरे चैप्टर में से आपको यहाँ पर ले लेता हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताना और थोड़ा सा भूल गया था, मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था उभय प्रतिरोधन का महत्व, वो अपने रजिस्टर में आप नोट जरूर करेंगे। उभय प्रतिरोधन
का महत्व जो हमने पढ़ा था अभी 2 पॉइंटों के अंतर्गत, ये वर्ष 2019 RBSE बोर्ड यानी राजस्थान बोर्ड 2019 के पेपर में 2 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था। मैंने आपसे कहा कि हर टॉपिक के साथ हम कोशिश करेंगे कि आपको वो जानकारी भी उपलब्ध करा पाएं जिनकी आपको आवश्यकता तैयारी में होती है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ से लिख देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। मैं एक बार क्वेश्चंस की श्रृंखला आपको यहाँ बना देता हूँ। 5-7 क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं जिन्हें आप नोट भी कर लेंगे, और अगर आपसे कहूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट भी होते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ नंबर 1, मृदा अभिक्रिया क्या है। नंबर 2, pH को परिभाषित कीजिए। नंबर 3, हाइड्रोजन आयनों का सांद्रण, आयनों के सांद्रण की इकाई लिखिए। अगला क्वेश्चन आपको अगर यहाँ लिख दिया जाए, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, जल के आयनिक गुणनफल को समझाइए। pH शब्द किसने दिया। अगला क्वेश्चन आता है आपके पास, pH को प्रभावित करने वाले 4 कारकों का वर्णन कीजिए। ना थोड़ा सा जोरदार, मृदा pH को, मृदा pH को प्रभावित करने वाले कई 4 कारकों का वर्णन आपको यहाँ पर करना था। इसके बाद हमने यहाँ पर कर दी। साथ में देता हूँ ये क्वेश्चन, pH स्केल क्या है। स्केल क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर बात करें तो हम यहाँ लिख देते हैं, पोषक तत्वों की प्राप्ति पर pH का प्रभाव समझाइए। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। अगर यहाँ हम कहें तो हम कह सकते हैं, मृदा सूक्ष्म जीवों पर pH का प्रभाव लिखिए। निम्न के लिए उपयुक्त pH मान लिखिए। गन्ना
चना, चाय, कपास आदि। तो ये कुछ मान है हमारे जिनकी मैंने क्वेश्चन आपको लिखे हैं यहाँ पर। इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं और इस चैप्टर के माध्यम से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके लिए बड़े काम के हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस के माध्यम से ही आप इन्हें समझ पाते हैं, पढ़ पाते हैं। ठीक है बच्चे, तो देखिए आज हमारे चैप्टर हो चुका है कंप्लीट और अगले वीडियो के अंदर हम नया चैप्टर लेकर तैयार रहेंगे और एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने जो तक पढ़ लिया है उन्हें आप नोट्स बना चुके हैं, अच्छे से उनकी तैयारी कर चुके हैं और उनको पढ़ भी रहे होंगे। और आगामी दिनों के अंदर जैसे भी हमारी क्लास शुरू होती है तो हम इनसे अगले टॉपिक की तैयारी शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।